नमस्कार साथियों, आज हम जॉन लॉक पर दूसरे पार्ट पर बात करेंगे। हमने पहले पार्ट पर जॉन लॉक के बारे में और उसके प्राकृतिक अधिकारों पर बात की थी। आइए प्राकृतिक अवस्था पर बात करें और वहीं से बात आगे बढ़ाएं। आप मीडिया गुरु को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों में शेयर भी करें। ये जो सारे नोट्स लिखे गए हैं, हर एक लाइन में सवाल है, हर एक लाइन से सवाल बनते भी हैं। हमने बड़े शार्ट कम शब्दों में बातें कही हैं, आइए सुनते हम लोग हैं। लॉक के अनुसार व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। लॉक के अनुसार व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों को छीना नहीं सकता। वो कौन कौन से प्राकृतिक अधिकार हैं? लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। और संपत्ति को लॉक विशेष महत्वपूर्ण मानता है और संपत्ति में ही जीवन और स्वतंत्रता को समाहित कर देता है। तो इसी बात को कह रहा है लॉक कि व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों को छीना नहीं जा सकता, कोई कैसा भी राज्य हो जाए। और आज भी वो बातें बनी हुई हैं लगभग कहीं ना कहीं से। अधिकारों की बात है विभिन्न संविधानों में, वो लॉक से प्रेरित हैं। मैंने कल बताया था आपको कि अमेरिका और फ्रांस की जो क्रांतियाँ हुई वो लॉक के विचारों से प्रभावित थीं। और अमेरिका के संविधान निर्माता जेम्स मैडिसन ने लॉक के प्राकृतिक अधिकारों को बड़ा महत्वपूर्ण माना है और अमेरिकी संविधान में सम्मान दिया उसको। जीवन, स्वतंत्रता का सुख लेने का अधिकार उन्हें जोड़ दिया उसमें। बेंथम जो उपयोगितावादी विचारक है, उदारवादी भी है, वो राज्य और सरकार से पहले अधिकारों की कल्पना को अतार्किक कहता है। कहता है राज्य और सरकार के से पहले अधिकारों की कल्पना अतार्किक है, इसलिए वो प्राकृतिक अधिकारों को बकवास कहता है। इस पर सवाल बनते हैं कि प्राकृतिक अधिकारों को बकवास किसने कहा है या कौन लॉक के प्राकृतिक अधिकारों का आलोचक है। तो बेंथम प्रबल आलोचक है, उसके साथ में एडमंड बर्ग और रूसो ने भी प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना की है। जैसा हमने बात किया पिछले वीडियो में अभी हाल में कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति लॉक के प्राकृतिक अधिकार हैं। संपत्ति का उसका विचार है, संपत्ति के विचार के साथ सुनने में मूल्य के श्रम सिद्धांत का भी निरूपण किया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको चल करके मार्क्स ने विकसित किया और मार्क्सवाद आ गया सामने आपके। लीजिए हम बात करते हैं। कहता है कि संपत्ति का आशय भूमि और वस्तुओं से है। लॉक कहता है संपत्ति का आशय भूमि और वस्तुओं से है। अब लॉक ने बड़ी बात कही है कि व्यक्ति प्राकृतिक अधिकारों में अपना श्रम मिलाकर उसका स्वामी बन जाता है। ये श्रम के मूल सिद्धांत का निचोड़ है। व्यक्ति प्राकृतिक वस्तुओं में अपना श्रम मिलाकर उसका स्वामी बन जाता है। संपत्ति की परिभाषा में लिखता है कि संपत्ति व्यक्तियों का व्यक्तित्व और उसके स्वामित्व में स्थित वस्तुएं हैं। संपत्ति व्यक्तियों का व्यक्तित्व, पर्सनालिटी और उनके स्वामित्व में स्थित वस्तुएं हैं। बड़ी बात कहा ना, व्यक्तित्व और उसके स्वामित्व में स्थित वस्तुएं संपत्ति हैं। व्यक्ति का उद्देश्य अपने श्रम द्वारा अर्जित संपत्ति को सुरक्षित रखना है। व्यक्ति का उद्देश्य अपने श्रम द्वारा अर्जित संपत्ति को सुरक्षित रखना है। मैकफर्सन इस बात को कहता है कि लॉक द्वारा राज्य व सरकार के निर्माण का मूल उद्देश्य संपत्ति के सिद्धांत को औचित्य प्रदान करना है। मैकफर्सन जो स्वतमूलक व्यक्तिवाद का प्रवर्तक है, जो लिखा लॉक द्वारा राज्य व सरकार के निर्माण का मूल उद्देश्य संपत्ति के सिद्धांत को औचित्य प्रदान करना है। लॉक संपत्ति पर प्रतिबंध भी लगाता है।
इस रूप में कि यह दूसरे के लिए भी छोड़ना चाहिए, यानी अकेले मत कब्जा कर लीजिए, और इसे नष्ट नहीं करना चाहिए। संपत्ति को नष्ट ना कीजिए और दूसरों के लिए छोड़िए भी, अकेले ही सब ग्रहण मत कर लीजिए। चलिए बात करते हैं मानव स्वभाव पर लाख के। लाख का जो मानव स्वभाव है, यानी लाख का जो मानव है वो नेक और अच्छा है। हाब्स क्या कहता है? मानव लालची, डरपोक और स्वार्थी है, लेकिन लाख का मानव नेक और अच्छा है। लाख लिखता है कि व्यक्ति सुख चाहता है और दुखों से बचना चाहता है। व्यक्ति सुख चाहता है और दुखों से बचना चाहता है, यह उसके उपयोगितावाद का पोषक है। लाख लिखता है कि प्राकृतिक अवस्था, जो लाख की प्राकृतिक अवस्था है वो पूर्व राजनीतिक है, ना कि पूर्व सामाजिक। हाब्स के यहाँ पूर्व सामाजिक और पूर्व राजनीतिक भी है, लेकिन लाख के यहाँ पूर्व सामाजिक नहीं है बल्कि पूर्व राजनीतिक है। लाख की प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक है। क्लियर? वो लिखता है कि प्राकृतिक अवस्था परस्पर सहयोग और शांति की थी। प्राकृतिक अवस्था परस्पर सहयोग और शांति की थी। हाब्स क्या क्या है? हाब्स के यहाँ प्राकृतिक अवस्था में दीनहीन एकाकी व्यक्ति है, आपस में लड़ने वाला है। माइट इज राइट वहां पर सिद्धांत है, सत्य ही न्याय है। जिसकी लाठी उसकी भैंस है हाब्स के यहाँ। लेकिन लाख के यहाँ, लाख का मानव सहयोगी और शांति का समर्थक है। लाख कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था स्वतंत्रता व समानता पर आधारित थी। प्राकृतिक अवस्था स्वतंत्रता और समानता पर आधारित थी। इसका संचालन प्राकृतिक नियमों से होता था जो विवेक पर आधारित है, जो विवेक पर आधारित है। लाख एसे ऑन द लॉ ऑफ नेचर उसका लिखता है, जिसमें प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करता है। एसे ऑन द लॉ ऑफ नेचर, जिसमें प्राकृतिक अवस्था का वर्णन लाख करता है। अब हम लाख से बात कर लें विधि और सुंदरता में कैसी बात करता हूँ, विधि और सुंदरता में संबंध क्या देखता है वो। विधि के अभाव में सुंदरता की कल्पना ही कठिन है। लाख लिखता है कि विधि के अभाव में सुंदरता की कल्पना ही कठिन है। लाख कहते हैं जहाँ विधि समाप्त होता है वहाँ निरंकुशता आरंभ होती है। बहुत इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स हैं। जहाँ विधि समाप्त होता है वहाँ निरंकुशता आरंभ होती है। लाख फिर कहते हैं विधि सुंदरता का संरक्षण ही नहीं करती, विधि सुंदरता का संरक्षण ही नहीं करती बल्कि उसमें और वृद्धि भी करती है। लाख ने स्पष्ट किया है कि प्राकृतिक कानून कैसे संचालित होते थे। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक कानून होने का अर्थ है कि प्रत्येक मनुष्य को यह अधिकार है कि वह कानून तोड़ने वाले को उतना दंड दे सके जितना उल्लंघन रोकने के लिए आवश्यक है। कानून तोड़ने वाले को उतना दंड दे सके जितना उल्लंघन रोकने के लिए आवश्यक है। यानी लाख हर स्तर पर बात करता है और अपनी बात को स्पष्ट भी करता है। हम लाख पर तीसरे पार्ट में बात करेंगे जल्दी ही। आप लाख पर इन सारे तथ्यों को देख लीजिए, याद कर लीजिए, जो बड़े इम्पॉर्टेंट है। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आप मीडिया गुरु को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको जानकारी मिल जाए कि हमने कौन सा वीडियो डाला है। नमस्कार मित्रों।